हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स का नया सेशन लेकर आए हैं, जिसके तहत हम लोग सितंबर 2025 में बिहार से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उसे हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। यह सभी करंट अफेयर्स जो है आपके आगामी परीक्षा जैसे कि एईडीओ की परीक्षा आने वाली है, बिहार एसएससी की परीक्षा आने वाली है, उन सभी के लिए जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो है बिहार समसामयिकी वार्षिकांक 2026 का जो है वह डिजिटल मैगजीन लॉन्च हो चुका है, जो कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप लोग वहां जा कर के इसे ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें आपको केवल बिहार करंट अफेयर्स ही कवर नहीं होगा, बल्कि इसमें बिहार जीएस भी इसमें बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। जैसा कि पहले के बहुत सारे परीक्षा में जो है हमारे मैगजीन से 100% प्रश्न जो है वह पूछे गए हैं। तो यह जो मैगजीन है वह आपको मिल जाएगा हमारा बीपीएससी राइट वे मोबाइल एप्लीकेशन पर, और हमारा एप्लीकेशन जो है वह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको बिहार से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं वो सभी के टेस्ट सीरीज, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स वहां पर आप लोगों को ये उपलब्ध है। तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सितंबर 2025 में बिहार के 2 नए रामसर स्थलों को जो है वह सूची में शामिल किया गया है, जिसके बाद प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा नया स्थल जो है वह जोड़ा गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। बिहार में जो है 2 नए रामसर स्थल, बक्सर का गोकुल जलाशय जो कि 448 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील जो कि 319 हेक्टेयर में फैला हुआ है, वह शामिल किए गए हैं। दोनों जो है ऑक्सबो झीलें हैं, इसे याद रखिएगा आप लोग। दोनों कौन सी झीलें हैं? वह ऑक्सबो झील है। इसके साथ ही बिहार में जो है अब कुल 5 रामसर स्थल हो गए हैं, और टोटल भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो वह है 93। तो आप लोगों को इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि बिहार में जो है 2 नए रामसर स्थल कौन कौन से हुए हैं? तो वह हुए हैं बक्सर का गोकुल जलाशय, और दूसरा हुआ है पश्चिम चंपारण में जो है वह उदयपुर झील। इसे आप लोग याद रखिएगा। और टोटल बिहार में कितने हो गए हैं? तो वह हो गए हैं 5, और पूरे भारत में कितने हो गए हैं? तो वह हो गए हैं 93। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में पहली बार किस क्षेत्र का योगदान कृषि क्षेत्र से अधिक हो गया है और कितना दर्ज किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे उद्योग क्षेत्र। ठीक है, और वह कितना हो गया है? वह हो गया है 23.57%। NSO की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पहली बार उद्योग क्षेत्र में जो है 23.57% का योगदान हुआ है, और कृषि में जो है वह 22.37% से अधिक हो गया है, जो कि तेज औद्योगिकीकरण का संकेत है। और साथ ही बिहार की विकास दर जो है वह लगभग 13 से 14% रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 9.8 है। यह एक बड़ी उपलब्धि है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत सेक्स सॉर्टेड सीमन सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया है, और इसमें किस स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णिया, और वह कौन सा प्रौद्योगिकी है? वह है गौसाट। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया बिहार में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 10 करोड़ की सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा का उद्घाटन किया है। गौसाट तकनीक से बछिया जन्म की संभावना जो है वह 85 से 90% तक बढ़ेगी, जिससे किसानों की आय में जो है वह वृद्धि होगी। यह यूनिट सालाना 5 लाख डोज तैयार करेगी और डेयरी क्षेत्र को मजबूती जो है प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर बनाएगी। अगला प्रश्न, सितंबर 2025 में एशिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक समावेशी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का जो है 3रा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था पटना में। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का 3रा संस्करण जो है वह 25 से 28 सितंबर 2025 को पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था।
यह एशिया का सबसे बड़ा समावेशी साहित्य महोत्सव में से एक था, जिसमें 100 प्लस भाषाओं के 550 प्लस प्रतिभागियों ने जो है इसमें भाग लिया था। और इसका पहला संस्करण कब हुआ था? तो वह हुआ था 2022 में शिमला में, और दूसरा हुआ था 2023 में भोपाल में। तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा। कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो वह किया गया था पटना में। अगला प्रश्न है, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने किस खेल में और किस रिकॉर्ड को तोड़कर अंडर 19 ओडीआई क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे क्रिकेट में और यूथ ओडीआई में 38 छक्के का उन्मुक्त चंद का जो है रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया था। तो समस्तीपुर के सलामी बल्लेबाज जो है वैभव सूर्यवंशी, उन्होंने अंडर 19 वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का, मतलब कि टोटल 41 छक्का लगाया था। यह लगाकर जो है वह विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच में 6 छक्के लगाकर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की, जिससे उन्होंने उन्मुक्त चंद, जिन्होंने कि पहले 38 छक्के लगाए थे, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह उपलब्धि बिहार और भारत के लिए एक गर्व की बात है। तो यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है किसके द्वारा? तो वैभव सूर्यवंशी के द्वारा, और यह बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हीरो एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ और फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर चौथी बार जो है यह खिताब जीता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राजगीर। और किसे हराया है? तो वह हराया है दक्षिण कोरिया को। हीरो एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 पहली बार बिहार के राजगीर में 29 से 7 सितंबर तक आयोजित किया गया था। फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार जो है यह खिताब जीता है। इससे पहले कब कब जीता है? 2003 में, 2007 में और 2017 में। दिलप्रीत सिंह मैन ऑफ द मैच इसमें रहे थे, और इस जीत से भारत को 2026 जो है FIH हॉकी वर्ल्ड कप के लिए जो है सीधा क्वालिफिकेशन मिल गया है। तो महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में कहां पर आयोजित की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे सदाकत आश्रम पटना। कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक जो है वह 24 सितंबर 2025 को पटना के सदाकत आश्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुआ है। आज़ादी के बाद बिहार में यह पहली CWC की बैठक थी, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह पहली बैठक थी आज़ादी के बाद। इससे पहले जो है स्वतंत्रता से पूर्व 1912, 1922 और 1940 में पटना में ऐसी ही बैठकें हो चुकी है। यह बैठक जो है बिहार में पार्टी की रणनीतिक और संगठन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले के जितवारपुर गांव को शिल्प ग्राम के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है और यह गांव किस कला के लिए विश्व भर में जाना जाता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मधुबनी। और यह किस लिए फेमस है? तो वह मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है। केंद्र सरकार ने मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव को शिल्प ग्राम के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। यह गांव जो है मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है और वस्त्र मंत्रालय ने पहली किस्त जो है 3.6 करोड़ रुपए की इसे जारी कर दी है। कुल लागत इसमें होने वाली है 9 करोड़ की और केंद्र जो है इसमें देगा 80% और परियोजना को 2 चरणों में चलेगी, जिसमें गांव की हर दीवार पर मिथिला कला अंकित होगी। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो है जितवारा गांव को जो है वह शिल्प ग्राम विलेज के रूप में जो है विकसित करने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई वस्त्र सहायता योजना के तहत श्रम संसाधन विभाग से पंजीकृत प्रत्येक कामगार को कितनी राशि DBT के माध्यम से दी जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5,000 और कपड़ा खरीदने के लिए यह आर्थिक मदद दी जाती है। 17 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 योजनाओं की शुभारंभ की थी। वस्त्र सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को जो है वह 5,000 रुपये DBT के माध्यम से दिए जाएंगे।
वहीं मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत जो है 18 से 28 वर्ष के युवाओं को जो है 3 से 12 माह के निःशुल्क इंटर्नशिप के साथ 4,000 से 6,000 तक मासिक स्टाइपेंड जो है वह दिया जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि EAS के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन जो है बिहार में कहाँ पर किया गया था? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों का सम्मेलन जो है वह 17 से 19 सितंबर 2025 को नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में आयोजित किया गया था। इसमें 18 देशों के संस्थाओं ने जो है इसमें भाग लिया था, जिसमें कि 10 आसियान का और 8 जो है साझेदार इसमें शामिल हुआ था। सम्मेलन का थीम जो था वह था सतत शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित था। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी EAS के तहत जो है उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो वह आयोजित किया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर में। अगला प्रश्न, PM विश्वकर्मा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC/ST हब महासम्मेलन का आयोजन बिहार में किस स्थान पर किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और SC/ST उद्यमों को प्रोत्साहित करना था? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बोधगया। 17 सितंबर 2025 को बोधगया बिहार के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में MSME मंत्रालय के द्वारा PM विश्वकर्मा एवं SC/ST हब महासम्मेलन का जो है आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों और SC/ST उद्यमों को जो है वह प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर बनाना था। PM विश्वकर्मा योजना के तहत टूल किट, कौशल प्रशिक्षण और ऋण की सुविधा दी जाती है। बिहार में अब तक 1.62 लाख से अधिक लाभार्थी जो है प्रशिक्षण को यह पूरा कर चुके हैं। अगला प्रश्न, जहानाबाद जिले के आभास कुमार को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने युवा आइकॉन के रूप में चयनित किया है। उसका चयन किस परिकल्पना के अंतर्गत और किस योगदान के लिए किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे विकसित भारत 2047 की परिकल्पना, सामाजिक नवाचार और डिजिटल साक्षरता में योगदान के लिए। जहानाबाद के आभास कुमार को जो है वह विकसित भारत 2047 पहल के तहत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने युवा आइकॉन के तहत चुना है। उन्होंने जो है सामाजिक नवाचार, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा व ग्रामीण विकास में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस पहल का लक्ष्य 2047 तक जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए विकसित भारत एम्बेसडर युवा कनेक्ट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, जमुई के शैलेश कुमार ने नई दिल्ली में चली वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस स्पर्धा में नया रिकॉर्ड स्थापित कर स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे ऊंची कूद यानी कि हाई जंप। जमुई के शैलेश कुमार ने नई दिल्ली में वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हाई जंप प्रतिस्पर्धा में जो है वह स्वर्ण पदक जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 1.90 मीटर की लंबी छलांग लगाई और मुख्यमंत्री ने उनकी इस उपलब्धि पर खेल पुरस्कार योजना के तहत 75 लाख और प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। यानी कि मुख्यमंत्री ने उनकी इस उपलब्धि पर खेल पुरस्कार योजना के तहत 75 लाख और प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। उसमें जो है वह किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो वह जीता है ऊंची कूद में। किसने जीता है? तो वह जीता है शैलेश कुमार ने, और यह आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कामगारों के लिए बढ़ाई गई नई न्यूनतम पारिश्रमिक दरों के तहत अति कुशल कामगारों को 1 अक्टूबर से कितना प्रतिदिन वेतन मिलेगा? तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर क्या है? तो वह है 660 रुपये। बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने कामगारों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है, जो कि 1 अक्टूबर से जो है वह लागू कर दी गई है।
नई दर जो है अकुशल के लिए 428 रुपये, अर्ध कुशल के लिए 444 रुपये, कुशल कारीगर के लिए 541 रुपये और अति कुशल कारीगर के लिए 660 रुपये प्रतिदिन जो है वह निर्धारित की गई है। यह वृद्धि कामगारों की आर्थिक सुरक्षा को जो है वह मजबूत करेगी। तो कितना फिक्स किया गया है? 660 रुपये। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न देखने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो है आप लोगों को बिहार से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं, न्यूज हैं, अपडेट्स हैं, वो सभी वहाँ पर तुरंत अपडेट दिए जाते हैं, जिससे कि आप लोगों को परीक्षा के बारे में सभी जानकारियाँ एक जगह पर मिल जाती है। तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल BPSC राइट वे ऑफिशियल को जरूर फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम से संबंधित, न्यूज़ से संबंधित और जितने जॉब्स वगैरह आते हैं उन सभी से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वह आपको अपडेट होता रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को पूर्णिया में 36,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें से कौन सी पहल इस अवसर पर बिहार में शुरू की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे, बिहार में जो है वह राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की जो है यहाँ पर शुरुआत की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने जो है पूर्णिया में 36,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसमें पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन, पीरपैंती में 3x800 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना और कोसी मेची नदी लिंक परियोजना जो कि 2,680 करोड़ रुपए का था के पहले चरण का शिलान्यास किया। साथ ही 475 करोड़ के पैकेज के साथ राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की शुरुआत की गई और बिहार में देश का लगभग 90% मखाना जो है बिहार अकेला उत्पादन करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे परीक्षाओं में। और इसमें आपको ज़्यादातर क्या याद रखना है, तो यह मखाना बोर्ड की शुरुआत कहाँ पे हुई है? वह हुई है पूर्णिया में। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार पुलिस ने राज्य में सूखे, नशे और शराब तस्करी की रोकथाम के लिए एक नई विशेष इकाई का गठन किया है। इस इकाई का नाम क्या है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे, मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। बिहार पुलिस ने शराब व मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया है। यह अवैध शराब और नशीले पदार्थों के परिवहन, भंडारण और वितरण पर जो है निगरानी रखेगा और जो है उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। राज्य की शराबबंदी नीति को मजबूत करने हेतु इसने अपनी स्वतंत्र पुलिस इकाई भी अलग से बनाई है, जो कि पूरी तरह से इस पर नियंत्रण रखेगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस इकाई का नाम क्या है, तो वह है मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। अगला प्रश्न, 3 वर्षों के अंतराल के बाद बिहार में घोषित कला पुरस्कार में पद्मश्री दुलारी देवी को किस श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह हम लोग 2025 सितंबर की बात कर रहे हैं और उस समय के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। अगर 2026 के करंट अफेयर्स होंगे तो आप लोग उसे उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि 2026 में बहुत कुछ बदल गया होगा। तो हम लोग जो इसके आगे के जो सीरीज आएंगे हम लोग उसमें 2026 के भी कवर करेंगे, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। 3 वर्षों के बाद बिहार सरकार ने 52 कलाकारों को कला पुरस्कार देने की घोषणा की है। पद्मश्री दुलारी देवी, बड़ुआ देवी, कल्पना पटवारी, रत्नेश प्रसाद व अशोक विश्वास को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जबकि अनिल बिहारी, सुमन कुमार, निर्मला देवी आदि को जो है वह लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया। राष्ट्रीय लाइफ टाइम विजेताओं को जो है वह 1 लाख और स्थापित कलाकारों को जो है वह 51,000 और नवोदित कलाकारों को जो है वह 25,000 रुपये इसके तहत दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, राजगीर स्थित बिहार राज्य खेल अकादमी को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा आधिकारिक मान्यता दी गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे एशियन हॉकी फेडरेशन मतलब कि AHF और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन मतलब FIH। राजगीर स्थित बिहार राज्य खेल अकादमी को जो है
एशियन हॉकी फेडरेशन AHF और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन FIH के आधिकारिक मान्यता जो है वहां से मिल गई है। FIH अध्यक्ष तैयब इकराम ने इसकी घोषणा की है। अब यहाँ होने वाले हॉकी प्रशिक्षण व प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य होगी, जिससे बिहार में जो है हॉकी के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न, इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित बिहार के 3 शिक्षकों में से कौन सैनिक स्कूल नालंदा से है और उसे किस विषय में 18 वर्षों की सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो कि जीव विज्ञान से संबंधित हैं। तो नालंदा से जो है कौन है? तो वह है डॉक्टर प्रमोद कुमार और यह जो है जीव विज्ञान से संबंधित हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से बिहार के 3 शिक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार, कुमारी निधि और दिलीप कुमार को जो है वह सम्मानित किया गया है। डॉक्टर प्रमोद कुमार है नालंदा से, कुमारी निधि है वह किशनगंज से और दिलीप कुमार जो है वह सुपौल से हैं। डॉक्टर प्रमोद को जो है 100% परिमाण, कुमारी निधि को जागरूकता अभियान और दिलीप कुमार को नवाचार के लिए यह सम्मान दिया गया है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने 26,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है। तो इसमें यह 3 नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा कि किसे शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह किया गया है प्रमोद कुमार, निधि कुमारी और दिलीप कुमार को। अगला प्रश्न, सितंबर 2025 में बिहार के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसने अपना कार्यभार जो है वह संभाला है और वह किस बैच के IAS अधिकारी हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे प्रत्यय अमृत, वह जो है 1991 बैच के जो है IAS अधिकारी हैं। 1991 बैच के IAS अधिकारी प्रत्यय अमृत ने जो है बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। वे पहले विकास आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव रह चुके हैं। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का सर्वोच्च पद होता है, जो नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक व्यवस्था को जो है वह मजबूत करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो बिहार के नए मुख्य सचिव कौन है? तो वह है प्रत्यय अमृत, जो कि 1991 बैच के जो है IAS अधिकारी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि सितंबर 2025 से संबंधित थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।